Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. आज अपने cost of capital के questions को practice करेंगे. Starting today's class with question 4. Question 1, 2, 3 last class हो गया था. अभी question 4 से start कर रहे हैं. Sonar Bangla Limited has assets of rupees 5 lakh. Assets 5 lakh का है तो liabilities 5 lakh का ही होगा. Which have been financed. 5 लाख का असेट है. एसेट फाइनेंस करने के लिए रुपए कहां से आए? विच हैव बीन फाइनेंस्ड by rupees 3 lakh of debt. यानी डेट से 3 लाख, डेट यानी लोन से 3 लाख, एंड rupees 1,50,000 of equity shares of rupees 100 each. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? rupees 1,50,000. Face value per share is rupees 100 each. So how many equity shares? 1,500 equity shares. 1,500 equity shares and a general reserve of rupees 50,000. तो देखो हो गया ना 5 लाख. डेट 3 लाख का, इक्विटी 1,50,000 and general reserve 50,000. 3 lakh plus 1,50,000 plus 50,000 is 5 lakh. General reserve is also a source of finance. ये चीज अपने डिस्कस किए, राइट? तो 5 लाख का असेट जो कंपनी के पास है वो फाइनेंस कैसे हुआ है? डेट से 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल से 1,50,000, जनरल रिजर्व से 50,000. तो हो गया 5 लाख. 3 lakh plus 1,50,000 plus 50,000 is 5 lakh. The firm's EBIT, earnings before interest and taxes, for the year ended 31st March 2005 are rupees 45,000. तो EBIT 45,000 है. EBIT से क्या लेस करें? EBIT इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा हूं, राइट? EBIT से इंटरेस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितने अमाउंट का है लिखा हुआ है? इट पेज अ 10% इंटरेस्ट ऑन डेथ कैपिटल. यानी इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%. डेथ का अमाउंट कितना है? 3 लाख. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 3 लाख का 10% 30,000. सो इंटरेस्ट 30,000 है ना. जस्ट ईबीआईटी दिया हुआ है तो सोच रहे इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे वो डिस्कस हो रहा है. इनकम स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तो ईबीआईटी 45,000 है, इंटरेस्ट 30,000, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज पीबीटी. कितना आएगा? 15,000. पीबीटी 15,000. 45,000 minus 30,000 is 15,000. EBIT 45,000 less interest 30,000 is equal to PBT 15,000. PBT से क्या लेस करते हैं? टैक्स. टैक्स कितना? टैक्स का रेट कितना है? एंड इज इन द 40% टैक्स ब्रैकेट. तो 15,000 का 40% इज 6,000. 6,000 का टैक्स को लेस करो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 9,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 9,000. प्रेफरेंस डिविडेंड है क्वेश्चन में? नहीं. तो पाफेश कितना हो जाएगा? 9,000. पाफेश कितना हो जाएगा? 9,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू कर रखा है कंपनी ने? 1,500. तो अर्निंग्स पर शेयर कितना निकल जाएगा? पाफेश पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना.
9,000 by 1,500 is ₹6. EPS ₹6 है ना. The company's shares are selling. The company's shares यानी कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, are selling at a market price of ₹200 each. यानी करंट मार्केट प्राइस 200 है. तो ये 200 बेसिकली क्या है, करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस यानी प्राइस एट zeroth पॉइंट ऑफ टाइम. प्राइस एट zeroth पॉइंट ऑफ टाइम इज जनरेटेड एज P0. तो P0 ₹200 है. P0 इज ₹200. इससे पहले अभी अपने क्या निकाले, अर्निंग्स पर शेयर ₹6. अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस ₹6 है, P0 200 है. क्या निकल जाएगा इससे, के ही निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, के ही निकल जाएगा. के ही निकल जाएगा ना. के ही का याद करो 4 फॉर्मूला है, इन टोटल 5 फॉर्मूला है इंक्लूडिंग सीएपीएम वाला. के ही का 4 फॉर्मूला क्या है, D1/P0 + G. क्या उसको इधर यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते, उसके लिए D1 चाहिए. और डिविडेंड पर शेयर का क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. देन दूसरा फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू D/P0. वही सेम बात, डिविडेंड पर शेयर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट क्या है, के इज इक्वल टू E1/P0 + G. क्या ये फॉर्मूला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं. ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते इस सम में. इस सम में क्यों नहीं यूज हो सकता ये फॉर्मूला, जी नहीं दिया हुआ, ग्रोथ रेट नहीं है. तो के इज इक्वल टू E1/P0 + G, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो पाएगा बिकॉज ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट क्या है, के इज इक्वल टू E/P0. क्या ये यूज हो सकता है, हाँ ये यूज हो सकता है बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर ₹6 कैलकुलेट किए अपने, और P0 दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो E/P0 यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट के. तो के इज इक्वल टू E/P0 यूज करके अपने के कैलकुलेट करेंगे. समझ में आया ना. तो इसी वजह से हमने ईपीएस कैलकुलेट किया था, ईबीआईटी से ईपीएस कैलकुलेट किया था बिकॉज क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है और इधर में इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. सो वी रिक्वायर के ई. तो के कैलकुलेट करने के 5 फॉर्मूला है इंक्लूडिंग सीएपीएम वाला फॉर्मूला. तो एग्जाम में क्या करना है, पांचों फॉर्मूला सोचना है. पांचों फॉर्मूला सोचना है और ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके के कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में. समझ में आ रहा है ना. तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है. के कैलकुलेट करने का 5 फॉर्मूला है. सोचना है कि के का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट के. तो ये समझना पड़ेगा आपने. अभी तो जैसे मैंने ईबीआईटी से ईपीएस कैलकुलेट करके आपको दे दिया था, फिर P0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अपने तुरंत समझ गए थे कि E/P0 का फॉर्मूला यूज करके के ही कैलकुलेट कर दें. तो मैंने आपके लिए चीज आसान कर दी थी. बट एग्जाम में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, के ही चाहिए. तो के ही का पांचों फॉर्मूला सोचना है, समझना है कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार कौन सा फॉर्मूला यूज होकर हो सकता है के ही कैलकुलेट करने के लिए. समझ में आ रहा है ना.
तो आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा। जैसे k इज इक्वल टू d1/p0 प्लस जी, डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। k इज इक्वल टू d/p0 ये भी नहीं यूज हो पाएगा बिकॉज डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया हुआ है। देन k इज इक्वल टू e1/p0 प्लस जी ये भी नहीं यूज हो पाएगा बिकॉज ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है। देन बचा क्या, k इज इक्वल टू e/p0, p0 दिया हुआ है, e0 अपने निकाल लेंगे, निकाल लिया अपने। समझ में आ रहा है ना। और जो सीएपीएम का फॉर्मूला उसके लिए तो अलग ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। सीएपीएम के अकॉर्डिंग के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ई। तो उसके लिए तो आर एफ आर एम बीटा ई चाहिए, तो वो चीज नहीं दिया हुआ है। समझ में आया ना। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो अपने के ई कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इसका मतलब के ई इज इक्वल टू के आर, बिकॉज इधर में जनरल रिजर्व भी है। तो जनरल रिजर्व हैज आल्सो बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आर अपने को चाहिए। के आर इज इक्वल टू के ई, है ना। व्हेन देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इसका मतलब के आर इज इक्वल टू के ई अपने यूज कर सकते हैं। समझ में है ना। के ई कितना निकालोगे बताओ। के ई इज इक्वल टू e/p0, 6/200 कितना आ रहा है, 0.03 which is equal to 3%, and kr is equal to ke is equal to 3%। समझ में। डेथ भी है, डेथ यानी लोन, डेथ यानी लोन। लोन के केस में केटीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई इंटू 1 - टी। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 10। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल 0.4, तो कितना आ रहा है 6%। तो कंपनी का तीन सोर्स ऑफ कैपिटल है, डेट, इक्विटी एंड रिजर्व। तीनों का अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली। समझ में आया? तो तीनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया। के इज इक्वल टू 3%, के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 3%, के टी एल इज इक्वल टू 6%। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ यूजिंग मार्केट वैल्यूज एज वेट्स, यूजिंग मार्केट वैल्यूज एज वेट्स। याद है लास्ट क्लास एंड में अपने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे, है ना, कि वेट्स, मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास अपने ये चीज को समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि वेट्स, वेट्स यानी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक कैपिटल इन proportion टू द टोटल कैपिटल, दैट इज वेट। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन proportion टू द टोटल कैपिटल, दैट इज वेट। और वो जो अमाउंट है वो दो टाइप का हो सकता है, बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, यानी अमाउंट में अपने बुक वैल्यू ले सकते हैं। बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का अमाउंट इज बुक वैल्यू। अब बैलेंस शीट में डेथ का अमाउंट कितना है, इक्विटी का अमाउंट कितना है, रिजर्व का अमाउंट कितना है, तो दिस इज बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट का अमाउंट इज बुक वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। अब बुक वैल्यू की जगह अपने मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज वेट्स। वेट्स के लिए या तो अपने बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू इज बैलेंस शीट का अमाउंट, राइट। तो वेट्स में अपने मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, बुक वैल्यू भी ले सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं।
समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? यूजिंग मार्केट वैल्यूज एज वेट्स। अब मार्केट वैल्यूज एज वेट्स यानी अमाउंट में मार्केट वैल्यू आएगा, अमाउंट में मार्केट वैल्यू आएगा। तो उसको आगे डिस्कस करने से पहले बुक वैल्यू तो समझ में आ गया ना, बैलेंस शीट का जो अमाउंट अभी जस्ट अपने डिस्कस भी कर लिए, वही अमाउंट को अपने अमाउंट के कॉलम में लेना है और वेट्स निकालना है। अब मार्केट वैल्यू को कैसे यूज करना है वेट्स निकालने के लिए, वो डिस्कस करने से पहले एक जनरल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट से कि सर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, कि बुक वैल्यू एज वेट या मार्केट वैल्यू एज वेट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या करें? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन ने बोला है खाली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करके दो, तो वो अब करना है अपने को। नाउ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या मार्केट वैल्यू हर एक चीज का दिया हुआ है क्या। ठीक है, देखो कई बार होता है क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन साइलेंट होकर भी क्या पूछ रहे हैं? बुक वैल्यू। तो अपने को बुक वैल्यू लेना है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब अपने को बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू ही लेना है, बिकॉज और कुछ नहीं दिया हुआ है। बट अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, बुक वैल्यू तो देगा ही देगा, बुक वैल्यू तो हर क्वेश्चन में देगा। बुक वैल्यू के साथ साथ अगर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, देन इन दैट केस अपने क्या करेंगे? आप बताओ, आप थोड़ा सा सोचो और बताओ किसको यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? मार्केट वैल्यू, बिकॉज बुक वैल्यू पुराना वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आज का वैल्यू है। तो आज अगर अपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 पर शेयर में इश्यू कर सकते हैं, यानी कंपनी को एक शेयर इश्यू करके 200 रुपया हाथ में आएगा। तो ये आज की डेट का वैल्यू है, करंट वैल्यूज है। आज अगर कंपनी को फाइनेंस रेज करना है, जिसके लिए अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करता है, तो 200 रुपया पर शेयर में इश्यू कर सकता है। इससे अपने को आज का डेट का अमाउंट ऑफ फाइनेंस पता चल जाएगा, आज का डेट का अमाउंट ऑफ कैपिटल पता चल जाएगा, और उसी को अगर अपने एज वेट्स यूज करते हैं, तो वी गेट द करेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू वी गेट? द करेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी करेंट, WACC, करेंट KO। समझ में आया ना? तो प्रेफर्ड क्या है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट and we have both the book values and the market values given in the question, then preference क्या होना चाहिए? use market values as weights। ये चीज समझ में आ गया। बट CU क्या करता है? CU बोलता है अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, then student can calculate KO using either book value और मार्केट वैल्यू। तो टीच एग्जामिनर्स को भी जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस आते हैं पेपर्स करेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया हुआ रहता, यानी KO यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट, KO यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। तो स्टूडेंट जो भी करके आता है, आइदर बुक वैल्यू एज वेट या मार्केट वैल्यू एज वेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलता है। समझ में आ रहा है ना? राइट। बट क्वेश्चन अगर बोल देता है मार्केट वैल्यू एज वेट, तो अपने को मार्केट वैल्यू एज वेट। क्वेश्चन बोलता है बुक वैल्यू एज वेट, तो बुक वैल्यू एज वेट। क्वेश्चन साइलेंट है, तो देखो क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू तो हर केस में दिया हुआ रहेगा। देखो मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है या नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देन तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट।
बट क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। देन अपने पास ऑप्शन है, या तो अपने केओ यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट, या फिर केओ यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ओपन टू अस। दोनों सोल्यूशन अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? क्लियर है? अब मार्केट वैल्यूज एज वेट्स यूज करना है। कैसे यूज करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? डेथ, यानी टर्म लोन। ठीक है, तो डेथ के केस में मार्केट वैल्यू क्या होगा? हो सकता है क्या मार्केट वैल्यू? क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, डेथ लोन जो है, क्या ये मार्केट में ट्रेड होता है? लोन मार्केट में ट्रेड होता है क्या? होता है? नहीं होता है ना। जिस तरीके से शेयर्स का ट्रेडिंग होता है या डिबेंचर्स का ट्रेडिंग होता है, लोन का तो ट्रेडिंग नहीं होता है। यानी लोन का मार्केट है ही नहीं। यानी लोन का मार्केट है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो लोन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बुक वैल्यू। लोन के केस में सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू। यानी जब क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट केयू यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स, देन लोन के केस में अपने को बुक वैल्यू ही लेना है एज उसका मार्केट वैल्यू। समझ में आया ना? लोन के केस में देयर इज नो मार्केट वैल्यू। लोन के केस में देयर इज ओनली बुक वैल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट केओ यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स, तो लोन का तो अपने को हर केस में बुक वैल्यू ही लेना है। टर्म लोन का हर केस में बुक वैल्यू लेना है। जैसे डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू पॉसिबल है, लोन के केस में मार्केट वैल्यू नहीं होता। तो लोन के केस में बुक वैल्यू ही लेना है। चाहे अपने केओ यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर केओ यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों ही केस में अपने को टर्म लोन का हमेशा बुक वैल्यू ही लेना है। समझ में आया? तो अपने लोन का 3 लाख फ्रीज कर रहे हैं। अब इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1500 है। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹200 है। तो 1500 इंटू 200 इज हाउ मच? 3 लाख। यानी इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू 3 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1500। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹200। तो मार्केट वैल्यू इज 1500 इंटू 200 इज 3 लाख। तो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है। जनरल रिजर्व का मार्केट वैल्यू बताओ। थोड़ा और डिटेल में बताओ। जनरल रिजर्व का मार्केट वैल्यू बताओ। मार्केट वैल्यू पूछ रहे हैं, के आर नहीं पूछ रहे। के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 3%, ये डिस्कस हो चुके हैं। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। यही रहेगा। अच्छा, एक हिंट देता हूं। दो हिंट। मैं बोल रहा हूं कि सपोज अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर परचेस करते हैं, एक शेयर परचेस करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा इस कंपनी का? क्वेश्चन में जो कंपनी है 200। तो 200 रुपया देकर आप एक शेयर परचेस कर लेते हैं। नाउ यू बिकम अ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ यू आर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर।
आपने कंपनी का एक शेयर एक इक्विटी शेयर परचेज किया 200 रुपया देकर. नाउ यू बिकेम कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ बाय वर्च्यू of being an equity shareholder of the company, you have a right. You have a right. You have a share. You have a right. You have a share in the equity share capital and also reserves and surplus. है ना? लॉजिकली सोचो. You have a right in the equity share capital and also reserves and surplus. तो अगर आप कोई कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो आपको उस कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों में हिस्सा मिलता है ना? बिकॉज यू आर ए शेयर होल्डर. रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर का है. तो व्हेन यू बिकम एन इक्विटी शेयर होल्डर, by virtue of being an equity shareholder, you have a right in the equity share capital and also reserves and surplus. यानी 200 रुपया एक शेयर का देकर आपने शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व दोनों में हिस्सा पा लिया है. तो ये 3 लाख का जो मार्केट वैल्यू है, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, नाउ कंटिन्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये जो 3 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू है, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. यानी 3 लाख इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. बट मेरे को टेबल प्रिपेयर करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों का मार्केट वैल्यू अलग अलग चाहिए. क्यों चाहिए? जैसे इस क्वेश्चन में तो K इज इक्वल टू KR, तो अपने अलग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा का. बट हमेशा तो KR इज नॉट इक्वल टू के इज हमेशा तो KR इज इक्वल टू K तो होगा नहीं ना, स्पेशली व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट. चीज समझ में आ रहा है? सो व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, KR इज नॉट इक्वल टू K, यानी KR अलग है, K डिफरेंट है, K डिफरेंट है, KR डिफरेंट है. अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, तो अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए अलग अलग वेट्स अपने को चाहिए. इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग वेट चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अलग वेट चाहिए. और वेट्स किसको यूज करना है? मार्केट वैल्यूज को. तो मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू अलग चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू अलग चाहिए. बट हमें पता क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल मार्केट वैल्यू 3 लाख है. तो मेरे को 3 लाख का जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बीच में बांटना है. दोनों का अलग अलग मार्केट वैल्यू चाहिए. समझ में आया ना? दोनों का अलग अलग मार्केट वैल्यू चाहिए. तो कैसे बांटे, किस रेशियो में बांटे, सब आपके सामने है. 150/50,000 बुक वैल्यू के रेशियो में. एज सिंपल एज दैट. इससे सिंपल नहीं हो सकता. इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू 1,50,000 है. आप खुद ही सोचो ना क्या दिया हुआ है. बुक वैल्यू दिया हुआ है
इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स का बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो बुक वैल्यू के रेशियो में ही अपने 3 लाख रुपीस का टोटल मार्केट वैल्यू को बांटेंगे बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। चीज समझ में आया ना? क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, हर सम में इक्विटी शेयर कैपिटल का जो टोटल मार्केट वैल्यू है, इक्विटी शेयर्स का जो टोटल मार्केट वैल्यू है, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों के बीच में बांट देते हैं इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, हर समय ये करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में के इज इक्वल टू के आर, तो नहीं बांटेंगे तो चलेगा, अपने सिर्फ एक सिंगल अमाउंट 3 लाख लेंगे फॉर बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। बट हर समय तो ऐसा नहीं हो सकता, के आर डिफरेंट हो सकता है, के डिफरेंट हो सकता है, स्पेशली व्हेन देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व का अलग अलग मार्केट वैल्यू चाहिए, बट हमेशा मेरे पास क्या मिलता है, टोटल मार्केट वैल्यू, बिकॉज इक्विटी शेयर ही ट्रेड होता है मार्केट में, तो इक्विटी शेयर का टोटल मार्केट वैल्यू मिलता है। तो टोटल मार्केट वैल्यू को अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बीच में बांटना है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू, बिकॉज बुक वैल्यू का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वही रेशियो में अपने बांट सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग मार्केट वैल्यू निकल जाएगा, जनरल रिजर्व का अलग मार्केट वैल्यू निकल जाएगा, अलग अलग वेट्स मिल जाएगा। क्योंकि कहीं 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 कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो अलग अलग वेट्स चाहिए होता है। चीज समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया कि कंफ्यूजन है? क्लियर है ना? तो 3 लाख मार्केट वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू 1,50,000 है, रिजर्व्स का बुक वैल्यू 50,000 है। तो किस रेशियो बांटेंगे, 15:5, यानी 3:1। तो 3 लाख को 3:1 में बांटकर अपने इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग मार्केट वैल्यू, रिजर्व्स का अलग मार्केट वैल्यू निकाल देंगे, जैसे उन लोग का अलग अलग वेट्स निकल जाएगा कि दोनों डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, तो अलग अलग वेट्स चाहिए। यही चीज इसमें बताना था बस। समझ में आया? क्लियर? चलो। हम्म। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन 4। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, के ई निकाले थे। के ई निकालने के लिए क्या चाहिए, ईपीएस चाहिए। तो पहले अपने को ईपीएस निकालना है। ईपीएस निकालने के लिए अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना?
तो K is equal to 3%, KR is equal to K is equal to 3% and KTL is equal to 6%. डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल का डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट अपने क्या कैलकुलेशंस करेंगे बोलो? मार्केट वैल्यूज निकालेंगे इक्विटी शेयर्स का, फिर उसको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बीच में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यूज। ठीक है। डेट का कोई मार्केट वैल्यू होता है? नहीं। लिखो, मार्केट वैल्यू। देख लो एक बार, देख लो, है ना? 2 मिनट में हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स is equal to 1500 into 200 is equal to rupees 3 lakh। It is to be apportioned between equity share capital and reserves and surplus in the ratio of book value, that is 15:5, यानी 3:1। अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल है जिसका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो मेरे को अलग अलग वेज चाहिए, जिसके लिए अलग अलग मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बोलो, आप टेबल बना सकते हैं? Computation of WACC, weighted average cost of capital, using market values as weights। Sources of capital, market value, मार्केट वैल्यू के बाद वेट्स, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
देन WACC। सोर्सेज ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डेथ। इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू 2,25,000, रिजर्व्स का 75,000, डेथ का 3 लाख। वेट्स बताओ। 0.225 बाई 6 लाख is 0.375, 75,000 by 6 lakh, 125, 3 lakh by 6 lakh, 0.5, and weights ka summation is always 1. Cost of capital 3%, 3% and 6%. ऊपर में ब्रैकेट्स में परसेंटेज बता दो। फिर WACC 0.375 इंटू 3, वेट्स W है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल X है, बिकॉज कैपिटल का वेटेड एवरेज करना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल X है। Weighted average cost of capital is summation WX by summation W. Summation W 1 है, यानी weighted average cost of capital is summation WX. W is weights, X is cost of capital. तो weights into cost of capital 0.375 into 3, 1.125, 0.125 into 3, 0.375। अब समेशन कर दो। हम्म हम्म। हाँ, एक क्वेश्चन है कि राइटिंग अपने नोट टू अपने को भी देना है, टाइम कम है तो जस्ट ये दो दे देना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स। मतलब ये एग्जाम में चाहे तो मतलब ये पैराग्राफ चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, टाइम कम है तब। आपका 4.5 आ गया ना, वो 10 बैठा देगा। आपका 4.5 करेक्ट क्यों आ गया, तो वर्किंग नोट को चेक करके आपको कम मार्क्स नहीं देने का कोशिश करेगा वो। केओ अगर मिल गया उसको करेक्ट है, बस 10 on 10, दैट इज इट। करेक्ट है तो फुल मार्क्स मिलता है, इसका मतलब यही है। मतलब ऐसा नहीं कि फिर आप के ही कैलकुलेट नहीं किया, के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, के आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, KTL कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से मार्क्स है। कहने का मतलब है ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये नहीं, चाहे नहीं 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 लिखेंगे तो भी चलेगा,
सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3/4 2,25,000 है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 3 लाख इंटू 1/4 ₹75,000। ये लिखना जरूरी है। डन। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट the weighted average cost of capital from the following information. Equity share capital, shares of ₹100 each, fully paid, कितना है? 1 लाख, बिकॉज अमाउंट ₹1000 है, ₹1000 यानी 1 लाख, यानी कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए? 10,000। समझ में आया ना? 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, यानी हाउ मेनी शेयर्स? 10,000। जनरल रिजर्व 50,000, लॉन्ग टर्म डेथ यानी टर्म लोन 1 लाख, हो गया 2,50,000। मार्केट प्राइस ऑफ AB लिमिटेड इज ₹60। ये क्या है? P0, P0 अर्निंग्स पर शेयर इज ₹6। ई है ये। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स, अर्निंग्स इज 5%। क्या लगता है? यानी G इज इक्वल टू 5%। तो क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है के ई कैलकुलेट करने के लिए? E1/P0 प्लस G, बिकॉज वही डेटा अपने को क्वेश्चन में अवेलेबल है। क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग अपने को के का फॉर्मूला चूज करके के कैलकुलेट करना होता है ना? ठीक है, अभी कुछ मत लिखना, जस्ट सुनो। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो कौन डिस्कस कर रहे हैं? सीयू का एग्जामिनर डिस्कस कर रहा है। अभी कौन हूं मैं? सीयू का एग्जामिनर। ठीक है, तभी सीयू का एग्जामिनर चीज को डिस्कस कर रहा है, तो ध्यान से सुनना है उसको, हाँ? यही फायदा होता है सीयू के एग्जामिनर से पढ़ने का, है ना? दिस इज प्रमोशन थोड़ा बहुत। ओके, तो के इज इक्वल टू E1/P0 प्लस जी। ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला यूज करके अपन के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला को लिख दिया, अब फिगर्स बैठाओ। E1 इज, हाँ, E1 क्या है? 6। ठीक है, आ रहा हूं मैं, हाँ। ठीक है, 6, P0 60, जी, जी इज ग्रोथ रेट, हमेशा डेसिमल्स में यूज करते हैं। 5% है तो 0.05। ठीक है, कितना रहे? 0.15 यानी 15%। अब स्टूडेंट को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वो क्या किया? 6/60 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15 इज इक्वल टू 15% करके आ गया। करेक्ट है वो। बट स्टूडेंट अगर थोड़ा सा कॉशियस है, ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा अवेयर है, तो फॉर्मूला में फिगर्स को पुट करने से पहले वो एक बार के लिए ये सोचेगा कि ये जो 6 है ये E0 है
या फिर E1 है। ठीक है ना। स्टूडेंट अगर कॉशियस है तो वो के के फॉर्मूला में फिगर्स को पुट करने से पहले एक बार के लिए रुक जाएगा और सोचेगा जो अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ ईपीएस जो दिया वो E0 है या E1 है। ठीक है। तो मैंने आपको सोचने के लिए बोल दिया है, तो सोचकर मेरे को बताओ ये 6 जो है वो E0 है या E1 है। E0 है। कैसे समझे? मजा नहीं आया। E0 है कैसे समझे? कौन से शब्द से? शोम बोल रहे एक्सपेक्टेड नहीं दिखा हुआ है बोलकर। हो सकता है। और मैं ये भी तो बोल सकता करंट नहीं लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है तो करंट भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लेना चाहिए? कंफ्यूजन में आ गया। कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, बट एग्जाम में इस तरीके से अगर कॉशियस, जो स्टूडेंट कॉशियस है वो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा ये E0 है या E1 है। तो एज एन एग्जामिनर मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट को? टाइम वेस्ट मत करो। 6/60 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15 इज इक्वल टू 15% करके आ जाओ। करेक्ट होगा। कौन बोल रहा है ये? एग्जामिनर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? बिकॉज एग्जामिनर के पास चेक पेपर्स आंसर स्क्रिप्ट चेक करने के लिए सजेस्टेड आंसर्स आते हैं। तो सीयू के आंसर्स में 15% यूज किया हुआ होता है। तो कॉशियस स्टूडेंट को मैं यही बोलता हूँ, रुकने का जरूरत नहीं है, सोचने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, जब आपको क्लियर कट कुछ नहीं मिल रहा है ना, जैसे अगर एक्सपेक्टेड होता तो 100% श्योर E1 है। करेंट होता तो 100% श्योर है E0 है। तब तो E0 है तो E1 कैलकुलेट करके अपने के ही कैलकुलेट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में ना एक्सपेक्टेड है, ना करेंट है, ना एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड नहीं है तो अपने श्योर नहीं है E1 है। करंट भी नहीं दिया हुआ है तो अपने श्योर नहीं है कि E0 है। तो कहीं से अपने वी आर नॉट एबल टू मेक आउट ये E1 है या E0 है। तो एग्जामिनर जो सीयू का पेपर्स चेक कर रहा है वो क्या बोलेगा स्टूडेंट को? मूव ऑन। ठीक है, आगे बढ़ो। 6 को यूज करके के कैलकुलेट करो। ईपीएस इज इक्वल टू 6 को यूज करके के कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? यानी तोशु क्या समझा? तोशु ये समझ रहे हैं कि सर जैसे एक स्टूडेंट है जो फॉर्मूला समझ गया कि के ई कैसे कैलकुलेट करना है E1/P0 + G, तो वो फटाफट फटाफट, जो कॉशियस नहीं है वो फटाफट फटाफट क्या करेगा, 6/60 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15 इज इक्वल टू 15% करके आगे बढ़ जाएगा। ही इज करेक्ट। पर जो स्टूडेंट कॉशियस है, जो थोड़ा सोचता है, तो वो एक बार के लिए रुक जाएगा, फॉर्मूला में फिगर्स को पुट करने से पहले सोचेगा कि जो अर्निंग्स पर शेयर ₹6 है वो E0 है या E1 है। सोचा, सोचने लगा, बट क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। कैसे? बिकॉज क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड ईपीएस नहीं दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड ईपीएस दिया हुआ होता तो E1 पकड़ लेते, तो फॉर्मूला में वैसे पुट कर देते। क्वेश्चन में अगर करंट ईपीएस दिया हुआ होता तो करंट ईपीएस यानी E0। समझ में आ रहा है ना? करंट ईपीएस यानी E0। तो E0 इज इक्वल टू 6, तो E1 कैलकुलेट करके के ही कैलकुलेट करते। अगर करंट ईपीएस ऐसे मेंशन होता, करंट यानी 6 इज E0,
E0 से E1 कैलकुलेट करते हैं। कैसे? E1 इज इक्वल टू E0 इंटू 1 + G। E1 कैलकुलेट करके के कैलकुलेट करते हैं। बट क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हैज नॉट यूज द वर्ड एक्सपेक्टेड और करेंट, या लास्ट ईयर, या आफ्टर 1 ईयर। ये सारी चीजें क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। सो वी आर नॉट एबल टू क्लियरली मेक आउट whether it is E1 or E0. So in that case 6 को यूज करके के कैलकुलेट कर लेना है। यानी जो अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट कर लेना है। ये सीयू का एग्जामिनर बोल रहा है, यानी सीयू बोल रहा है कि जो 6 दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गया? एक सेकंड, आ रहा हूं मैं। पूरा क्लैरिटी मिलेगा, लास्ट में पूछूंगा डाउट्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक है, रुक जा, मेरे को आगे बोलने दो। ठीक है, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स को इसी तरीके से सोचना है एग्जाम में। यानी क्लैरिटी नहीं है तो 6 को यूज करके के कैलकुलेट करना है, यानी जो ईपीएस दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट करना है। सिंपल। अब बड़े स्टूडेंट्स, जिन लोग बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, इस तरीके का पाप करने का सोच रहे हैं उन लोग, तो उन पापियों के लिए क्या है सजेशन? अब थोड़ा इंग्लिश को यूज करना है। इज लिखा हुआ है, इज मतलब जो अब भी है। ये केवल पापियों लोगों के लिए है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? तो इज यानी अभी जो है, इज। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, इज प्रेजेंट टेंस। तो जिन लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उन लोग के लिए 6 E0 है, ये क्लैरिटी है क्वेश्चन। उन लोग फिर नहीं सोचेगा क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स नहीं सोचेंगे कि एक्सपेक्टेड नहीं दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, उन लोग इंग्लिश का यूज करेंगे। लिखा हुआ है अर्निंग्स पर शेयर इज, यानी ये E0 क्लियरली लिखा हुआ है। यानी 6 इज E0, तो E1 कैलकुलेट करेंगे E0 इंटू 1 + G करके। समझ में आया? बट बीकॉम के स्टूडेंट्स को क्या करना है? करेंट, एक्सपेक्टेड, आफ्टर 1 ईयर, प्रेजेंट, ये सारे वर्ड्स नहीं दिए हुए, क्लैरिटी नहीं है, तो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को नहीं देखना। समझ में आया ना? टेंसेस को यूज नहीं करना। क्लैरिटी नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है, ना करंट लिखा हुआ है, तो क्लैरिटी नहीं है E1 है या E0, नॉट एबल टू मेक आउट। तो जो ईपीएस दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट कर। हम लोग को वैसे ही आंसर मिलता है चेक करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, कर रहा हूं। जैसे कई बार बुक्स में भी आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा। मैं बोला ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी कंसेप्चुअल। अब इस पॉइंट को लेकर ही कितना डिस्कशन हो गया। अब बुक्स में भी सुन लो, बुक्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, उसमें E0 लेकर चला है। सेम टाइप का क्वेश्चन फिगर्स को चेंज करके क्वेश्चन नंबर 8 में है, उसको 6 को E1 पकड़ के चला। बुक्स में ये इस तरीके का कंफ्यूजन मिलेगा। बुक्स में सेम क्वेश्चन 2 बार है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन में इसको E0 पकड़ के चला है। सेम क्वेश्चन 8 में है, उसमें E1 पकड़ के चला। तो कंफ्यूज हो गया कि E0 लेना है या E1 लेना है। बट सारा कंफ्यूजन एक तरफ,
जो सीयू का एग्जामिनर बोल रहा है, यानी वो सीयू बोल रहा है, तो सीयू क्या बोल रहा है? क्लैरिटी नहीं है, एक्सपेक्टेड करंट नहीं लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो ईपीएस दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट कर। समझ में आया? तो अब शोम आप बताओ क्या करना चाहिए अपने को, सीयू का स्टूडेंट होकर 6 लेकर कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी बुक्स अपने कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आया ना? और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, दिस इज E0 तो अपने को E1 कैलकुलेट करना। समझ में आया? तो आप वैसे करो, बीकॉम के स्टूडेंट्स अलग ढंग से कैलकुलेट करें। समझ में आया? मैं तो हमेशा, मैं एग्जामिनर भी हूँ, पापी भी हूँ, तो मैं पाप करना ज्यादा बेटर समझता हूँ क्योंकि वो पाप करना सही है। मैं इसको E0 ही पकड़ना सही समझता हूँ। एनीवेज, मतलब एनी डे मैं इसको E0 ही पकड़ना सही समझूंगा। ठीक है। एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसी पर बेस्ड। जैसे जब सीए पास आउट हो गए, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फर्स्ट फ्यू बैचेस जो थे, उसमें तो वो सीए वाला चीज आई यूज टू कैरी फॉरवर्ड ना दैट नॉलेज। तो देन आई टोल्ड दैट कि दिस इज तो ये E0 है, तो E1 कैलकुलेट करके अपने को करना है। बट वही चीज है, बुक्स में उन लोग डिफरेंट क्वेश्चन देखा, डिफरेंट उसको, जब स्टूडेंट्स लोग बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए तो बोले सर इसमें तो ऐसे पकड़ा, ऐसे लिया हुआ है। फिर धीरे धीरे करके मेरे पास पेपर्स आना चालू हो गया, तब मैंने देखा कि इसमें इन लोग जो ईपीएस दिया हुआ है उसी को यूज करके के कैलकुलेट करता है ऐसे सिचुएशन में। तो मैंने तब से उसको फिर ऐसे पढ़ाना चालू कर दिया। बट करेक्ट क्या है, सब चीज को मद्देनजर करेक्ट क्या है, एक्चुअल में करेक्ट क्या है, सही नॉलेज क्या है, दिस इज E0 एनी डे। समझ में आया? बट अपने को E0 नहीं लेना। चलो, तो के ही निकल जाएगा, के इज इक्वल टू 15%। और आप क्या करोगे, E1 कैलकुलेट करोगे, है ना? E1 कैसे कैलकुलेट करेगा? कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 6.3, देखो तो। हम्म, है ना? तो के इज इक्वल टू 15%, है ना? के इज इक्वल टू 15%। के आर भी है ना इसमें, रिजर्व्स भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब एकदम क्लैरिटी मिल गया ना, तो आपका 100% आंसर करेक्ट जाएगा। बिकॉज कई बार होता है जो टीचर्स एफएम नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी पेपर्स चेक करते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं? ब्लाइंडली जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको मैच करके चेक करते हैं, ये मैं चीज हकीकत बता रहा हूँ। जो टीचर्स एफएम नहीं पढ़ाते हैं, एफएम नहीं आते हैं, नहीं पढ़ाते, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, उनको भी एफएम का पेपर्स मिलता है, कि बिकॉज एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। पॉइंट है ना? हाँ पॉइंट है। तुम आंसर्स मैच करके चेक करते हो, तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, 6, है ना? ओके, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट इज टर्म लोन बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो केटीएल कैसे निकालेंगे, आई इंटू 1 - टी। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टी इज रेट ऑफ टैक्स एंड डेसिमल। कितना आ रहा है? 7.2%। तो अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, जो अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
because KE is specific to equity shares. KTL is specific to debt term loan. So these are called specific cost of capital because कई बार क्वेश्चन में टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज करता है. कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो आपने तो कभी स्पेसिफिक सुने नहीं है. आपने सिंपली सुने कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पूछा है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? मींस केई केपी केपी ये सब अलग से. समझ में आया? यूज मार्केट वैल्यूज एज वेट्स एंड शो योर वर्किंग्स. ये क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. अब जैसे इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू अपने निकाल लेंगे. कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? 10,000. और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 60. यानी इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख. ये 6 लाख का जो मार्केट वैल्यू है उसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू. ऑलवेज बिकॉज बुक वैल्यू ही अवेलेबल है ना. इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू. इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू कैपिटल का बुक वैल्यू 1 लाख है. रिजर्व्स का बुक वैल्यू 50,000 है. यानी रेशियो क्या हो गया? 2:1. क्लियर? तो 6 लाख का जो टोटल मार्केट वैल्यू आया दैट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स में अपोर्शन करेंगे बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ताकि दोनों का अलग अलग मार्केट वैल्यू निकल जाए. दोनों अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल है जिसका अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. हालांकि इस क्वेश्चन में के इज इक्वल टू के आर बट हर समय तो वैसा नहीं होता है ना. तो अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो अलग अलग वेट्स चाहिए होगा. तो इसलिए हमेशा वैसे ही करते हैं. मार्केट वैल्यू का पोर्शन करके ही चलते हैं. अब कई बार बुक्स में क्या होता है बिकॉज कुछ लोग ये स्टडी मटेरियल सॉल्व करने के बाद बुक्स में भी अपना हाथ साफ करेंगे या फिर जो सजेशंस मार्केट में घूमता है यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. उनके कंटेंट को देखेंगे. ठीक है. ऑडियो विजुअल दोनों कंटेंट को देखेंगे. दे विल गो थ्रू दैट. तो कंफ्यूजन क्या होगा? ये कंफ्यूजन होगा. समझ में ना कैसे क्या क्या कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर का वन सिंगल 6 लाख लिए फिर रिजर्व्स को नहीं लिए. आंसर करेक्ट निकलेगा बट दैट इज नॉट द वे टू बी डन. उन लोग क्या करेंगे? रिजर्व्स को छोड़ देंगे बिकॉज उन लोग यही बोलेंगे कि रिजर्व्स का मार्केट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो रिजर्व्स का अलग से मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे. इक्विटी शेयर्स का ही 6 लाख लेंगे और उसके बगल में एक के का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैठा देंगे ये 15% करके डब्ल्यू से निकाल लेंगे. आंसर सेम आएगा. जिन लोग समझ पा रहे ठीक है. जिन लोग नहीं समझ पा रहे मत समझो. अच्छा ही नहीं समझ में आ रहा है. बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे. ओके. चलो करो. आप खुद से कर सकते हैं इसको. अब देखो मैं कितना सेफ गेम खेल रहा हूं. के का फॉर्मूला इज E1/P0 + G. मैं ई के बगल में ना 1 बैठा रहा हूं ना 0 बैठा रहा हूं. ठीक है. इट्स अ गेम. मैं भी एक तरीके से गेम खेल रहा हूं उनके साथ. P0 कितना है? नोट वोट कुछ मत दे देना बाप रे एकदम भी नहीं. P0 इज ₹60.
आपको अलग से करना है बेटा। अब बताना मेरे को कि ये कितना आ रहा है। हम्म। टैक्स रेट 40% है ना। रेशियो क्या, 2:1। ठीक है। टेबल प्रिपेयर करना।
डेथ 1 लाख है। अप टू 2 डेसिमल्स लेना। 3 भी लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा क्लोज आंसर है। बोलो वेट्स पता था, अप टू 3 डेसिमल। समेशन ऑफ वेट पर बनाना चाहिए हमेशा। आपका डिफरेंट आएगा ना। देख लो, इतना ही आंसर आ रहा है। डन। क्वेश्चन नंबर 6। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ नया डिस्कशन हो रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन 6। कितना है बेटा आपका आंसर? हाँ, 14.3 है ना। क्वेश्चन नंबर 6। Calculate weighted average cost of capital from the following particulars of a company. रुपीज 10 लाख। मेरे आगे रीड मत करना, मेरे आगे समझने का कोशिश भी मत करना। रुपीज 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये 10 लाख क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल का डैश वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट का अमाउंट। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए? 10,000। ओके। अब देखो, प्रेजेंट डिविडेंड। प्रेजेंट डिविडेंड, क्वेश्चन क्लियरली लिख दिया है, प्रेजेंट डिविडेंड
तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट डिविडेंड? इट इज D0. डिविडेंड पर शेयर इज ₹25, यानी D0 इज ₹25। तो अपने को D1 चाहिए विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹250 पर शेयर। 250 क्या है? ₹250 पर शेयर क्या है? करंट मार्केट प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं? P0। तो P0 इज इक्वल टू ₹250 पर शेयर। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 5%, यानी G इज इक्वल टू 5%, डेसिमल में 0.05। तो के का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। D1/P0 प्लस G। P0 दिया हुआ है, G दिया हुआ है, D1 चाहिए। क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है, तो D0 से D1 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। कितना आ रहा है? 26.25। देखो, आ रहा है ना? के ई निकल जाएगा। के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। 26.25/250 प्लस 0.05 करके के ई निकाल लेंगे। यस। ओके। देन रोमन 2 में ₹5 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 5 लाख क्या है? बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का दिखाई दे रहा है। 5 लाख का दिखाई दे रहा है, तो बुक वैल्यू 5 लाख है। इश्यूड एट ₹95। इशूड एट ₹95, यानी इश्यू प्राइस 95 पर शेयर है। और कुछ दिया हुआ है? हाँ, डिविडेंड रेट दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड रेट इज 8%, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ₹100। डिविडेंड रेट इज 8%, तो 100 का 8% इज ₹8। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर इज ₹8। इश्यू प्राइस इज ₹95। कैसे कैलकुलेट करें? केपी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केपी कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं बोला मतलब बहुत वेगली आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक बात करो। कैसे समझे? ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है? रिडेम्पशन के बारे में दो चीज, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता, तो दो चीज तो दिया हुआ होता, नंबर ऑफ इयर्स एंड रिडेम्पशन वैल्यू, है ना? राइट। तो नंबर ऑफ इयर्स रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कम से कम नंबर ऑफ इयर्स तो देता ही, नहीं तो केपी कैलकुलेट कैसे करते? उसके लिए तो एन चाहिए ही, नंबर ऑफ इयर्स तो चाहिए। रिडेम्पशन वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है, तो अपने अज्यूम कर लेते फेस वैल्यू है। चीज को समझो, अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, तो केपी निकालने के लिए अपने रिडेम्पशन वैल्यू को 100 अज्यूम करके केपी निकाल लेते हैं। बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का केपी कैलकुलेट करने के लिए द मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन इज एन। एन तो चाहिए ना, एन ही नहीं है, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है?
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। नेट प्रोसीड्स इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी इशू प्राइस ही नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस 95, है ना? नेट प्रोसीड्स 95 है, प्रेफरेंस डिविडेंड 8 पर शेयर है, तो केपी कैसे निकालोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100 इज इक्वल टू 8 बाय 95 इनटू 100। थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या बता? कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100। इधर में प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड 8 पर शेयर। कैपिटल इशू करके कितना हाथ में आ रहा है? 95, तो कैपिटल इज 95, तो 8 बाय 95 इंटू 100, है कि नहीं? 10% टर्म लोन, ₹5 लाख। 5 लाख क्या है? अमाउंट ऑफ लोन यानी बुक वैल्यू। द कंपनी रिसीव द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द लोन। लोन पूरा मिल गया, ये बेकार का इंफॉर्मेशन है। तो टर्म लोन के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल केटीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई इंटू 1 - टी। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 इंटू 1 - टी। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। रेट ऑफ टैक्स नीचे में 40% दिया हुआ है, 0.4। तो 10 इंटू 1 - 0.4 इज इक्वल टू 6% आएगा, है ना? तो केटीएल निकल जाएगा। नेक्स्ट, 11%, 5 years, 5 years डिबेंचर्स, यानी कौन से टाइप का डिबेंचर्स है ये? रीडीमेबल डिबेंचर्स है। रीडीमेबल डिबेंचर्स के केस में केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई इंटू 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन, द होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100 ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख क्या है? बुक वैल्यू। ₹100 ईच, फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹100 ईच। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तो 100 पर शेयर इज द फेस वैल्यू। द कंपनी रिसीव्ड रिसीव्ड ₹105 पर डिबेंचर, यानी 105 क्या है? इशू प्राइस। रिसीव कब किया होगा? जब डिबेंचर्स इशू किया होगा ना। इशू करके 105 हाथ में है, विच इज नेट प्रोसीड्स। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इस केस में भी, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹105। ठीक है। अब केडी का फॉर्मूला में फिगर्स को पुट करने का कोशिश करो। हाँ, केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन, द होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। आई इज व्हाट? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आई इज व्हाट? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, केटीएल के केस में आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। केटीएल के केस में आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। केडी के केस में आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो केडी है ना, ये पर शेयर बेसिस में कैलकुलेट करेंगे। मतलब इधर में जो अपने फिगर्स पुट करेंगे वो पर डिबेंचर बेसिस में पुट करेंगे। केडी जो है वो पर डिबेंचर बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, जो फिगर्स पुट करेंगे वो पर डिबेंचर। तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, है ना? सिंपल वे में कैलकुलेशन हो जाएगा।
रादर देन पूरा फुल अमाउंट लेना है, वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा। तो पर डिबेंचर फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट इज 11%। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर डिबेंचर इज रुपीज 100, तो 100 का 11% इज 11। केडी में जो एलिमेंट्स का अमाउंट पुट कर रहे हैं अपने, वो पर डिबेंचर बेसिस में पुट करना है, ताकि कैलकुलेशन इजी वे में हो जाए। Into 1 minus t, t is rate of tax in decimal. Rate of tax is 40%, 0.4. RV minus NP by N. RV क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू कितना है? इस केस में रिडेम्पशन वैल्यू कितना है? 105 क्या है? इट इज अमाउंट विच द कंपनी रिसीव्ड। रिसीव कब करता है अमाउंट? जब डिबेंचर्स को इश्यू करता है। तो इश्यू प्राइस 105 है। मेरा क्वेश्चन क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू। Redemption value is the amount which the company repays on redemption, which is in this case after 5 years. Redemption value क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं दिया हुआ है। बट डिबेंचर्स का जात क्या है? रिडीमेबल। यानी केडी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। यानी रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए ही चाहिए। रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। बट क्योंकि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, तो केडी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें, समझ में आया ना? और कोई अज्यूम करना पड़ेगा कि रिडेम्पशन एट पार में हो रहा है। अभी जस्ट मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इसीलिए बोला था मैंने, ताकि डिबेंचर्स के केस में आप लोग थोड़ा अप्लाई कर पाओ। बट वो चीज हुआ नहीं। ठीक है। रिडेम्पशन वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने 100 पार में अज्यूम कर सकते हैं कि रिडेम्पशन एट पार में हो रहा है, क्योंकि डिबेंचर्स रिडीमेबल है। यानी केडी इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। बट उसके लिए रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अपने एट बेस्ट क्या ले सकते हैं? पार वैल्यू। अज्यूम कर सकते हैं रिडेम्पशन पार में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या रिडीमेबल डिबेंचर्स है, बट रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 100 पार वैल्यू जो है वो लेकर चलेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है। नेट प्रोसीज इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इश्यू प्राइस 105 है। एन इज नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स 5 है। एक चीज आपने देखा, 100 माइनस 105 इज -5। 100 - 105 इज -5। -5 by -5 इज -1। तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। सर ये चीज क्या पॉसिबल होता है? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें। समझ में? राइट। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें ये चीज पॉसिबल है एग्जाम के लिए। यानी आरबी माइनस एनपी बाई एन, आरबी माइनस एनपी बाई एन का अमाउंट माइनस में आ सकता है व्हेन एनपी इज मोर देन आरबी। ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये -1 आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हो सकता है एग्जाम में हो सकता है। बट रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है। देन नीचे में आरबी प्लस एनपी बाई 2।
नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज अज्यूम दैट आरवीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से अपने केडी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो पहले क्या करना है अपने को, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। अलग अलग केई, केपी, केटीएल, केडी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। assume that the optimum means what? बेस्ट लेवल, सबसे अच्छा, बेस्ट mix, optimum mix of capital is represented, the best mix of capital mix where equity shares, preference shares, term loan, debentures, उनका मिक्स, समझ में आ रहा है ना? that mix, best mix, optimum mix is represented in the amounts, in the amounts as mentioned above. इससे क्या समझा? करेक्ट, book value will be taken as the weights, लिखा हुआ है ना, is represented in the amounts as mentioned above. What are the amounts mentioned above? इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू, टर्म लोन का बुक वैल्यू, डिबेंचर्स का बुक वैल्यू। ऑप्टिमम मिक्स ऑफ द कैपिटल, मिक्स मतलब व्हाट? एक रेशियो में मिक्स होता है ना, कोई भी चीज का अपने मिक्सचर बनाते हैं, वो एक प्रोपोर्शन में बनाते हैं ना, मिक्सिंग एक प्रोपोर्शन में होता है। तो ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या? इन व्हाट प्रोपोर्शन, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मींस व्हाट? दे मीन वेट्स, इन व्हाट रेशियो द कैपिटल इज मिक्स्ड, यानी दे रिलेटिव वेट्स। समझ में आ रहा है ना? यानी द रिलेटिव वेट्स, यानी ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या है? वेट्स। समझ में आया ना? दे रिलेटिव वेट्स, कि किस रेशियो में कैपिटल मिक्स हुआ है, किसका कितना, किसका कितना, तो वेट्स ही हुआ ना। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द अमाउंट्स मेंशनड अबव। व्हाट आर द अमाउंट्स मेंशनड अबव? इक्विटी शेयर कैपिटल के बगल में 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बगल में 5 लाख, टर्म लोन 5 लाख, डिबेंचर्स 5 लाख। तो ये इनका बेस्ट मिक्स प्रपोर्शन वेट्स है। तो इन्हीं को यूज करके अपने को देख रहा है क्वेश्चन, है ना दमदार चैप्टर? बट ऐसे मैं अपना पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट जनरली क्या होता है, बस सम्स करवा दिया, चीज को बताया नहीं कि ऑप्टिमम मिक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अमाउंट्स मेंशन अब तो ऊपर का अमाउंट्स को यूज करके एज वेट्स कैलकुलेट कर लो। इट हार्डली टुक 3 to 4 seconds to tell me, to tell this to you all, but this is not the way, है ना? कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड कर दूंगा, जिससे मतलब मेरा पूरा 100% कोशिश ये रहेगा कि एग्जाम का आप उस क्वेश्चन को समझ कर क्रैक कर पाओ। और लास्ट में तो अपने 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट विल एक्ट एज एन एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट से क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो दूध में सिट्रिक एसिड डालते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना। तो एसिड टेस्ट हो जाएगा वो 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो। यानी अपने को मार्केट वैल्यूज यूज नहीं करना है, बुक वैल्यूज यूज करना है। ये चीज क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है, ये स्टेटमेंट डालकर। यानी वेट्स क्या लेना, ऊपर में जो अमाउंट दिया हुआ है वो,
समझ में आया? सर अगर अपने मार्केट वैल्यू यूज करके कैलकुलेट करके आ गए तो रॉन्ग होगा। जैसे मैंने आपको कहा, एग्जामिनर्स आंसर से टैली करके चेक करते हैं, मैच करते हैं, नहीं मिलेगा उनको तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है। मतलब स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का मार्क्स होगा, जो के केपी केटीएल केडी कैलकुलेट का उसके मार्क्स मिल जाएंगे। बट केयू का जो मार्क्स है उसमें जीरो मिलेगा, 10 में जीरो नहीं मिलेगा। चलो। ठीक है। पहले हमेशा अपने क्या कैलकुलेट करते हैं? ये सब नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आर अज्यूम टू बी इरिडीमेबल, अरे भैया इरिडीमेबल ही है वो, काहे का assumption ले रहे हैं? लिखने का जरूरत नहीं है कि रिडेम्पशन वैल्यू 100 लेना है, ये सब इतना डिटेल में लिखने का टाइम भी नहीं होगा आपके पास। हाँ। हाँ। कितना आ रहा है देखो। को हमेशा फॉर्मूला लिखकर कैलकुलेट करना। अब देख रहे इधर मैंने ये नहीं लिखा नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, सिंपली वी नो दैट नेट प्रोसीड इज 95, तो 95 पुट करना है।
हम्म। काफी मेहनत लग रहा है बट समझाने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में। दिस चैप्टर इज रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्लियर? आंसर आया ना, 10.176। समझ में आया? तो अपने देख ही रहे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एक ना एक चीज, कंसेप्ट का यूज हो ही रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना? समझ में आ रहा है अपने को? ठीक है। तो जिसको डाउट है दे विल स्टे बैक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप क्लास अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच एंड बाय। बाय।